हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी के नोट्स। तो आप लोग यहाँ से नोट्स इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद इस चैप्टर की थ्योरेटिकल जो क्लासेस आएंगी वो उन क्लासेस को आप लोग क्या वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो आप यहाँ से सबसे पहले नोट्स तैयार कर लीजिए। आपको पता है ये चैप्टर नंबर 3 है और इसका नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी केमिकल काइनेटिक्स। और सबसे पहले हमने इसमें बता रखा है कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बलगतिकी कहलाती है। फिर आगे है कि वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया। रासायनिक अभिक्रिया आप लोग जानते हैं, एक तो हमारी होती है तात्कालिक अभिक्रिया यानी आयनिक अभिक्रियाएं। तो आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनका वेग इतना अधिक होता है कि वे उसे सामान्य विधि के द्वारा मापा नहीं जा सकता, तात्क्षणिक अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्रायः आयनिक अभिक्रियाएं तात्कालिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनकी गति 10⁻³ सेकंड होती है, अर्थात अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, यानी इतने समय में अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर देखिए आपको हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है कि NaCl एक्वस सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन आपस में जब इनकी रिएक्ट कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनता है। तो ये एक आयनिक अभिक्रिया है और ये तात्कालिक अभिक्रिया बहुत जल्दी होती है क्योंकि यहाँ पर अभिक्रिया इनके आयनों के मध्य होती है। अगली जो अभिक्रिया है वो है अतिमंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। तो अभिकारक को अणुओं के मध्य होने वाली अभिक्रिया को आणविक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी गति बहुत होती है, इनको होने में इसकी गति बहुत धीमी लिख लेना बेटा, बहुत धीमी होती है। इनके होने में कई दिन या वर्ष लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर अगर उत्प्रेरक ना हो तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा पानी बनने में। अगर उत्प्रेरक रहता है तो यही रिएक्शन क्या होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो ये पहला पेज था। दूसरे पेज में आइए अब हम लोग पढ़ते हैं मंद अभिक्रियाएं। तो मंद अभिक्रियाएं बेटा क्या होती हैं? तो ध्यान से देखिए, अधिकांश आणविक अभिक्रियाएं सामान्य गति से होती हैं। ये अभिक्रियाएं कुछ मिनटों या घंटों में पूर्ण हो जाती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती। जैसे एग्जाम्पल है कि एसिटिक एसिड और एल्कोहल को हम लोग जब बेटा क्या रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आपका एथिल एसीटेट और वाटर बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन बनता है, और ये आपका नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से आपका नाइट्राइड ऑक्सीजन यहाँ पर बन रहा है, NO2 और O2 बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक है अब वो आ गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं? इकाई समय अंतराल में अभिकारक, ये बेटा अभिकारक लिखा हुआ है, अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाती है। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ये अभिकारक लिखा हुआ है बेटा। अब ये दर निकालने का फार्मूला हो जाता है अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, फिर r है। तो अब अगर हम अभिकारक के लिए लिखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता में कमी होती है क्योंकि वो प्रोडक्ट में बनता जाता है, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी और समय अंतराल ΔT। तो इसके लिए फार्मूला, क्योंकि कमी हो रही है इसलिए यहाँ पर बेटा क्या होगा, ये निगेटिव साइन आ जाएगा। डेल्टा क्योंकि परिवर्तन को दिखाता है, और यहाँ पर ये जो ब्रैकेट लिखा है सांद्रता को दिखाता है, और R मतलब रिएक्टेंट यानी अभिकारक की सांद्रता में क्या हो रहा, परिवर्तन, यानी परिवर्तन भी कैसा, यानी कमी हो रही, और नीचे क्या है, ΔT है। अब यहाँ पर बेटा देखिए आपको बताया गया है कि अगर हम जब उत्पाद के लिए लिखते हैं तो बेटा उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, क्योंकि उत्पाद जब बनेगा तो अभिकारक में कमी होगी तो उत्पाद बनेगा, तो वृद्धि इंटू ΔT, और इसलिए इसको पॉजिटिव दिखाया जाता है। और इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर सेकंड या मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ग्राफ दिया गया है, ये इसकी कंसंट्रेशन है। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन पहले होती है ज़्यादा, लेकिन जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है उसकी कंसंट्रेशन घटती जाती है, समय के साथ इसकी कंसंट्रेशन घटती जाएगी। लेकिन जो प्रोडक्ट है उसकी सांद्रता पहले कम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट का निर्माण होगा वैसे वैसे इसकी सांद्रता बढ़ती जाती है, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ग्राफ यहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी जब हम थ्योरी की क्लास करेंगे तो वहाँ पर हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर नोट्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, A और B और एक प्रोडक्ट बनना C और D। यहाँ पर बलगतिकी के नियमानुसार अगर इनके हम रेट निकाले तो R
क्योंकि ये दोनों अभिकारक हैं और ये उत्पाद हैं, इसलिए R यहाँ पे अभिकारक के लिए R डेल्टा A अपॉन डेल्टा टी। जब B के लिखेंगे R बराबर माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा टी। जब C के लिखेंगे उत्पाद है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो अभिकारक के लिए निगेटिव लगाना है और उत्पाद के लिए बेटा पॉजिटिव साइन हमें यूज़ करना है। क्लियर है? चलिए, अगर आप चाहो इनको चारों को अलग अलग लिख सकते हो, ऐसा ना लिख के आप इनको एक लाइन में भी ऐसे लिख सकते हो। देखो, माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ए अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव करके सबके लिए लिख लेंगे। अगर मान लीजिए इनको बोलते हैं रस समीकरण गुणांक होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जो इनके गुणे में लिखा होता है, तो ये हमेशा बटे में चला जाता है, याद रखना। एक्चुअल में अगर हम समझे तो ये मान लो 3a हैं, तो यहाँ पर 3 स्टोइकियोमेट्रिक इसको कोफिशिएंट बोला जाता है, रस समीकरण गुणांक शायद बोला जाता है, तो इनको हमेशा हम लोग बटे में रख लेते हैं। तो जैसे 2 होगा तो 1/2 आ गया, क्योंकि अभिकारक इसलिए माइनस, 1/4 उत्पाद है तो पॉजिटिव, 1/5 उत्पाद है पॉजिटिव, इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप नोट्स बनाते चलिए जल्दी से। यहाँ पर देखिए रिएक्शन दी गई है, जैसे यहाँ पर देखिए रस समीकरण गुणांक यहाँ पर हमको दिया गया है, तो ये यहाँ पर इस पर नहीं दिया गया, तो ऐसे एज इट इज लिखेंगे। ये अभिकारक है, देखो माइनस, ये अपॉन में चलाएगा 1/3, इस तरीके से इसको लिए लिखना है। तो ये आप लोग बेटा कर लेंगे, ठीक है, ये आप लोग कर लेंगे, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक, कर लेंगे। चलिए अब हम लोग पहुँचे हैं औसत दर पे, यानी पेज नंबर 4, औसत दर। तो औसत दर किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय अंतराल में, किसी निश्चित समय अंतराल में किसी अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन अभिक्रिया की औसत दर कहलाती है। इसे VAV से प्रदर्शित करते हैं। V मतलब वेग है, AV मतलब एवरेज है, तो इसको औसत वेग बोला जाता है। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो इसके लिए फार्मूला होता है डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये इसका होता है। अगला हमारे पास है बेटा तात्क्षणिक दर यानी तात्कालिक दर। तो किसी दिए गए अल्पतम समय यानी क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। कोई प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा तो अवकलन करने पर, तो अवकलन करने के लिए बेटा डी यहाँ पर लगा देते हैं, तो माइनस, अभी तक जब आप अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो वहाँ पर आप डेल्टा यूज़ करते हैं, लेकिन जब कभी आपको तात्क्षणिक दर निकालना होगा तो डेल्टा की जगह पे आपको डी का यूज़ करना। डी का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट, अल्पांश, एकदम छोटा सा, है ना। डी का मतलब डिफ्रेंशिएट यानी अल्पांश। तो रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस डी कंसनट्रेशन ऑफ आर अपॉन डी टी, और जब प्रोडक्ट के लिखेंगे डी कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डी टी। इस तरह से इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव साइन में दिखाना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिखा गया, ये एज इट इज सेम उसी के जैसा होगा, जहाँ पे डेल्टा है वहाँ पे सिर्फ डी लिखा गया है, बाकी सब कुछ कहानी वही है, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते रहिए, कहानियाँ आ रही हैं। अब चलिए बेटा दूसरा अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले सांद्रण का प्रभाव होता है, तो क्या लिखा है कि अभिक्रिया का वेग, अगर अभिकारक को क्या सांद्रण, अगर अभिकारक की सांद्रता को बेटा हम बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो सांद्रण का प्रभाव क्या पड़ता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ाने पर, अभिकारक पदार्थों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि अभिकारक अणुओं के मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। अभी प्रभावी टक्करें क्या होती है? बहुत सारी टक्करें होती हैं। अगर ये प्रभावी टक्करें ना हो तो शायद रिएक्शन नहीं होगी। तो प्रभावी टक्करें क्या होंगी, आगे आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिर दूसरा है बेटा ताप का प्रभाव। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास स्केल अवेलेबल नहीं था इस समय, तो इसलिए यहाँ पर मैं लाइन नहीं खींच सका, आप लोग बढ़िया लाइन खींच के नोट्स बनाइएगा। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। भाई ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि अभिकारक अणुओं की जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती क्या होता है? ताप के, ठीक है। अगला है दाब का प्रभाव। दाब बढ़ाने पर भी बेटा क्या होता है? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अणुएं पास पास आ जाती हैं, जिससे उनके मध्य प्रभावी टक्करों की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है, और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिएगा। चौथा है इसका अभिकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अभिकारक का अणुओं का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर अभिक्रिया का वेग बेटा क्या होता है? बढ़ जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाएंगे अभिकारक अणुओं का, तो उसका अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक कोयले का बड़ा सा टुकड़ा ले लीजिए, उतना तेज नहीं जलेगा जितना कोयले का बुरादा बहुत तेज जलता है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तो फिलहाल नोट्स बना लीजिए यहाँ से।
अब इसके थ्योरी क्लास में सारी एक बात करेंगे। उत्प्रेरक का प्रभाव क्या होता है? उत्प्रेरक का उपयोग करने पर सामान्यतः अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। यह उत्प्रेरक की प्रकृति पर निर्भर करता है। हम बेटा यहाँ पर इसको इसलिए पढ़ के बता रहे हैं आपको, ताकि आप जो राइटिंग, जैसे कुछ बच्चे होते हैं राइटिंग नहीं समझ में आती, उस वजह से। लिखा है अगला, दर नियम क्या होता है? वेग नियम क्या होता है? दर व्यंजक किसे कहते हैं? तो याद रखना, किसी भी अभिक्रिया का वेग उसके अभिकारकों के मोलर सांद्रता यानी सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे द्रव्यानुपाती का नियम भी कहते हैं। तो अभिक्रिया की दर समानुपाती क्या होगा? अभिकारकों के मोलर सांद्रण का गुणनफल। जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन आपके पास दिया है ए और बी, उसकी हमें द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होगा? तो आर समानुपाती। अब इनके अभिकारक का ये सक्रिय द्रव्यमान है ये, और इनका ये सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है। जैसे को हम मोलर सांद्रता बोल रहे हैं, तो मोलर सांद्रता का गुणनफल समानुपाती का चिन्ह हटाएगा तो कांस्टेंट यहाँ पर एक आता है, इसी को वेग स्थिरांक कहा जाता है। तो के यहाँ पर क्या है? वेग स्थिरांक, ठीक है, याद रखना। दूसरी रिएक्शन दी गई है। अब द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार यहाँ पर अभी हम लोग जब औसत वेग निकाल रहे थे, या हम लोग वेग निकाल रहे थे, तो वहाँ पर जो रस समितिकरण गुणांक होता था उसको हम लोग अपॉन में ले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में होता है तो ये पावर के रूप में जाता, तो पावर के रूप में चला गया। देखो यहाँ पर 2 अणुएं हैं तो 2, और यहाँ पर 5 अणुएं हैं तो पावर कितनी हो गई? 5 ही है। जैसे N2 के केस में भी हमने वहाँ पे देखा था, यहाँ पर भी देखिए द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार अगर हम यहाँ पर इसका क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका 1 अणु तो पावर 1 होगी, पर इसकी 3 अणुएं हैं तो यहाँ पर पावर देखो 3 लग गई। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा? यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने लिख रखी है, क्या है कि वेग नियम अभिक्रिया के वास्तविक वेग को दर्शाता है। वेग नियम क्या करता है? अभिक्रिया के वास्तविक वेग को दर्शाता है, जबकि द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम एक सैद्धांतिक वेग को दर्शाता है। तो द्रव्यानुपाती नियम क्या है? सैद्धांतिक वेग को दिखाता है। लिखा है, वह गणितीय व्यंजक जो प्रायोगिक रूप से निर्धारित अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पदों में अभिक्रिया के वेग को व्यक्त करता है, वेग नियम कहलाता है। तो ये हमारा बेटा क्या कहलाता है? वेग नियम कहलाता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। और अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा, अगला जो टॉपिक है उसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता यानी अणुसंख्यता। तो ये आपको पता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता कहलाती है। यह सदैव पूर्णांक होती, ना ऋणात्मक होगी, ना धनात्मक, ना ही शून्य, ना भिन्नात्मक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या के आधार पर निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। सबसे पहले एकाणुक अभिक्रिया, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का एक अणु भाग लेता है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिख लीजिएगा। द्विअणुक अभिक्रिया में वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारक को के 2 अणु भाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। ये उदाहरण लिख लीजिएगा। और यहाँ पर बेटा देखिए, वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के 3 अणु भाग लेते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। तो ये इसका थ्योरी है, ज़्यादा बहुत कठिन नहीं, तो इसको आप जल्दी से तैयार कर लीजिएगा। हम सोच रहे हैं कम समय में जल्दी से जल्दी ये नोट्स आप लोग तक पहुँच जाए, ठीक है। अगला देखिए, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? तो किसी अभिक्रिया की कोटि उन समस्त घातों का योग है जिन्हें अभिक्रिया के प्रच्छेद दर को दर्शाने के लिए साधारण पदों पर लगाया जाना चाहिए। माना कि कोई अभिक्रिया है, तो अगर द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार जाएंगे तो ये घात के रूप में चला जाएगा, तो घात के रूप में चला जाएगा, और इन्हीं सबको हम प्रेक्षित दर समीकरण निकालना होगा। तो इन्हीं घातों को सब हम जोड़ देंगे। तो जब इन घातों को बेटा जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकलता है? अभिक्रिया की कोटि निकल आएगी। अगर इसकी आपको और आसान परिभाषा लिखनी है तो वो क्या लिखोगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की वह न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रण अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है, ठीक है। अब आगे देखिए, अभिक्रिया की कोटि निम्न प्रकार की होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो ये हमारा बेटा क्या हो गया? अभिक्रिया की कोटि हो गया। अब हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनकी दर नियत रहती है तथा अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो ये बेटा इसके 4 उदाहरण लिखे गए हैं। तो याद रखना, कभी भी उत्प्रेरक दिख जाए या आपको लाइट दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, तो समझ जाना वो क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो आप जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे चीज़ें आती रहेंगी। अब यहाँ पर इसके बाद क्या आता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक,
तो ये सब आपको थ्योरी क्लास में बताया जाएगा, तो आप इसको नोट कर लीजिए। माना कि अब क्रिया ए से प्रोडक्ट बन रहा है, प्रारंभिक सांद्रता यानी प्रारंभिक समय में जब टाइम 0 था तो प्रारंभिक सांद्रता ए था, उस समय प्रोडक्ट 0 बना था। लेकिन जैसे ही समय बीता, टी समय पश्चात जो सांद्रता हो गई तो क्या बची, ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जो है प्रोडक्ट में बदल गया। तो ये हमारी एक्स क्या है, अभिकृत मात्रा है। एक्स क्या है बेटा, एक्स हमारी है अभिकृत मात्रा। तो एक्स हमारी अभिकृत मात्रा यानी अभिकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में बदल गई है। ठीक है। अब दर नियमानुसार, यहाँ पर दर का नियम है, दर नियमानुसार अभी हम लोगों ने पढ़ा तो ये होता है ना, क्योंकि अभिकारक की जो सांद्रता शून्य कोटि की अपक्रिया है ना, तो यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि भैया अभिकारक की सांद्रता पर शून्य कोटि की अपक्रिया निर्भर ही नहीं कर रही, इसलिए पावर क्या हो जाएगी, 0। और हम जानते हैं कि अगर किसी की पावर 0 तो उसका मान 1 होता, तो r बराबर क्या आ जाएगा। क्लियर। बल गतिकी के नियम अनुसार क्या होता है कि r बराबर dx/dt, तो समीकरण 1 ये हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बेटा, समीकरण 1 और ये हमारे पास समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 से हम जाएंगे तो k बराबर dx/dt, dx के लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो k dt हो जाएगा, समाकलन करेंगे दोनों तरफ तो dx जुड़ जाएगा, तो बेटा आपका x बन जाएगा, और इसका समाकलन के कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dt जुड़ जाएंगे t बनेगा, इसके साथ एक समाकलन कांस्टेंट आता है जिसका मान हमें निकालना होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रारंभिक समय में t = 0, x बराबर 0 होगा, तो समीकरण 1 से वहाँ पे आप मान रखिएगा तो c का मान 0 आ जाएगा। फिर समीकरण 3 में c का मान आप रखेंगे, यहाँ पे लिख दो c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो c का मान बेटा क्या हो जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर, तो c का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो ये रखेंगे तो x बराबर kt आ जाएगा। वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला निकालना है तो x/t हो जाएगा। ठीक। अब अगली हेडिंग है अर्धायु काल क्या होता है, क्योंकि अर्धायु काल याद रखना यानी वह समय जितने समय में अभिकारक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, अर्धायु काल कहलाता है। ठीक है। अब हम बेटा यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, अर्धायु काल के लिए व्यंजक, यानी शून्य कोटि की अपक्रिया के अर्धायु काल के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर देखिए, अर्धायु काल की जब बात करते हैं तो समय भी आधा हो जाएगा, तो जो x बन रहा था वो भी क्या बेटा, आधा ही बनेगा। तो शून्य कोटि की अपक्रिया समीकरण से, शून्य कोटि की अपक्रिया समीकरण आपने ये पढ़ा था, तो x की जगह पे क्या रखना है, a/2 रखना है, और t की जगह पे ½ t रखना है, हमने यहाँ पर रख दिया। क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर ये जो 2 है इस k के पास आ जाएगा तो a/2k हो जाएगा, और आप जानते हैं 2k क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट और बराबर का निशान समानुपाती में बदल जाएगा, तो ½ t समानुपाती है क्या, प्रारंभिक सांद्रता। इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि शून्य कोटि की अपक्रिया का जो अर्धायु काल होता है वो प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है, तो प्रारंभिक मात्रा के समानुपाती होता है। अब अगली हेडिंग आ गई है बेटा, देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अपक्रिया पढ़ लिया, प्रथम कोटि की अपक्रिया, वेग ऐसी अपक्रिया जिनका वेग अभिकारक पदार्थों की प्रथम यानी एक सांद्रता पर निर्भर करता है, अपक्रिया की कोटि कहलाती है। उदाहरण, ये उदाहरण लिख लीजिएगा, हमने बहुत सारे उदाहरण लिखाए हैं, आपको जो इच्छा हो वो उदाहरण आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए हमें वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना, मानना कि एक अपक्रिया है, पूरी कहानी जो आप पीछे पढ़ के आए हो वही करना है, क्योंकि एक वेग नियमानुसार, क्योंकि एक सांद्रता पे निर्भर करता है इसलिए यहाँ पे पावर 1 हो गई। तो अब हमारे पास जो शेष मात्रा बची थी वो a-x ही बचा था, क्योंकि बेटा यहाँ से x तो निकल चुका है, a से x निकल गया, तो जो बचा हमारे पास शेष मात्रा वही तो बचेगी, a-x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। बल गतिकी के नियमानुसार dx बाई यहाँ पर बेटा क्या आ गया, dt, जो यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 हमको मिल गया। और जैसे ही आपको समीकरण 1 और 2 मिलते हैं उसके बाद आप क्या जाएंगे, जैसे आपने अगर पीछे वाला ध्यान से समझा तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। तो समीकरण 1 और 2 से आप यहाँ पे देखिए k(a-x/dx/dt), क्योंकि r बराबर है तो ये बराबर हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर किसके लिए काम करना है, एक्चुअल में यहाँ पर हमें dt को हमने k के पास भेज दिया और dx/a-x, पहले में भी k dt था, इसका समाकलन किया तो k कांस्टेंट है, c का समाकलन t, और इसके साथ समाकलन स्थिरांक भी आता है c, और इसका फार्मूला होता है log बेस e 1/a-x। अब यहाँ पर ये वैल्यू है वैसे वैसे, अब इसको हमने ऊपर भेजा तो ये वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो माइनस log बेस e a-x, इसको समीकरण 3 मान लेंगे।
अब प्रारंभिक समय में, क्योंकि हमें यहाँ से c का मान निकालना, तो प्रारंभिक समय में t 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा समीकरण 3 से। समीकरण 3 में t का मान और t का मान रखिए, x का मान रखिए। देखिए हमने यहाँ पे रखा x का मान, यहाँ रखा, यहाँ पे t का मान रखा, तो ये ओवरऑल 0 हो गया, तो इधर बचा c, और ये 0 हो गया तो बचा माइनस लॉग बेस ई ए। अब हमें क्या करना है, c का मान। अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, ध्यान से देखो। अब आप लोगों को करना ये है, अब आप लोगों को करना ये है कि c का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। तो c की जगह पे समीकरण 3 में हमने रखा, प्लस माइनस माइनस हो गया, पूरा उसी तरह से उतारा। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो ये प्लस में हो गया, ये पहले माइनस से था, माइनस में हो गया। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं कि log m माइनस log n बराबर होता है log m अपॉन n होता है। इसलिए यहाँ पर इस फार्मूले में हमने अप्लाई किया, log बेस e m की जगह पे a और n की जगह पे a माइनस x। हमने फिर क्या किया, log बेस e को कभी भी log बेस 10 में बदलना होता है तो उसको 2.303 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो इसकी जगह पे इतना लिखना था, तो यहाँ पे देखो इसकी जगह पर इतना ये लिख दिया गया। t को इधर हमने भेज दिया क्योंकि हमें k का मान निकालना है, तो k बराबर आया 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, तो ये प्रथम कोटि की अपक्रिया का वेग स्थिरांक के लिए फार्मूला है, तो इसको याद रखना क्योंकि सारे के सारे न्यूमेरिकल्स इसी पर लगने वाले हैं। अगला, जहाँ देखिए a प्रारंभिक सांद्रता है, x अभिकृत मात्रा है, a माइनस x शेष मात्रा है, t समय है और k वेग स्थिरांक है। ठीक है बेटा, तो आपका k क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकाला था, वैसे हम लोग प्रथम कोटि की अपक्रिया के अर्धायुकाल के लिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक निकालेंगे। तो टाइम आधा हो जाएगा, प्रारंभिक मात्रा तो a ही रहेगी, अभिकृत मात्रा आधी बनेगी क्योंकि टाइम आधा हो गया तो आधा ही तो x बनेगा। ठीक है, और शेष मात्रा a माइनस एक्स, तो पहले फुल था, a की जगह a, x की जगह पर a/2 घटाओगे तो a/2 आएगा। एलसीएम लेके इसको हल करेंगे। प्रथम कोटि अपक्रिया से यहाँ पर हमने इनके मानों को रखा। ठीक ठीक, a की जगह पे a माइनस एक्स की जगह पे क्या लिखना है, a/2। 2 ऊपर चला गया, a कट गया, तो यहाँ पे log बेस 2 बचा, और जब log बेस 2 यहाँ पर बेटा बचा, log बेस 2 की वैल्यू इतनी होती, इससे इसका मल्टीप्लाई कराया, इतना आ गया। हमें फार्मूला अर्धायुकाल के लिए निकालना था, तो हमने अर्धायुकाल को यहाँ भेज दिया, k को यहाँ भेज दिया, तो ये फार्मूला हो गया। k वैल्यू भी कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो जो अर्धायुकाल होता है प्रथम कोटि की अपक्रिया का वो एक स्थिरांक होता है। इसलिए यहाँ पर एक लाइन भी लिख दी गई है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धायुकाल एक स्थिरांक होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको थ्योरी क्लास में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट पेज हमारे पास और बचा है, यहाँ पर देखिए इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, ये 1 नंबर 2 में पूछे जाते हैं। छद्म आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होती है, यानी स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होती है। ऐसी अपक्रिया जिनकी कोट 1 तथा आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है आभासी या छद्म एकाणुक अपक्रिया कहलाते हैं। ये रिएक्शन आपको लिख लेना है। यहाँ पर देखिए हमने ये दर समीकरण भी इसका लिखा है, और यहाँ पर इसकी अपक्रिया की कोट देखो, पावर 1 और 0 हमेशा पावर को जोड़ा जाता है अपक्रिया की कोट निकालने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, n की वैल्यू 1 है और आणविकता 2 बाहर ले रही है, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, तो अपक्रिया की कोट 1 हो और आणविकता 2 हो या 2 से अधिक हो, है ना, तो वो क्या कहलाती है, छद्म आभासी एकाणुक अपक्रिया कहलाती है। अब आभासी एकाणुक अपक्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनकी कोट एवं आणविकता का मान समान नहीं होता है, आभासी छद्म आणविक अपक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला है जो लास्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी आता है कि ताप गुणांक किसे कहते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस में अंतर के साथ दर स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ये ताप गुणांक है। तो देखिए दोनों के दर स्थिरांक में 10 का अंतर है, और इसकी आदर्श अभिक्रिया के लिए इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती, 2 होती। तो लिखा गया है इसका मान 2 से 3 होता है, इसलिए 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर अपक्रिया की दर 2 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। तो ये बेटा हमने यहाँ पर आधे चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसके बाद हमें आर्हेनियस का समीकरण है, आर्हेनियस का संघट्टवाद का सिद्धांत है, कोलिजन थ्योरी है, और संकरण ऊर्जा है, दहली ऊर्जा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें आपको नोट्स देना है। तब तक ये आप आधे चैप्टर का नोट्स तैयार कर लीजिए।
वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लापरवाही मत करिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपको बताता चलूँ, अब हर शाम 7 बजे आपको केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स लगवाए जाएंगे, फिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो वहाँ पर आप लाइव क्लास में ज़रूर शामिल हो जाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।